नमस्कार। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जिसके बारे में हम कम ही बात करते हैं। एक ऐसा दौर जब 16 महाशक्तियां आपस में टकरा रही थी और भारत के पहले साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाजनपदों के युग की। तो चलिए आज इसी दौर की कहानी को समझते हैं। अगर इस दौर को समझना है तो इसे प्राचीन भारत का गेम ऑफ थ्रोन्स कह सकते हैं। सोचिए जरा, एक विशाल मैदान है जिसमें 16 ताकतवर खिलाड़ी सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यहाँ कूटनीति है, गठबंधन है और जबरदस्त युद्ध भी। और इसी खेल से तय होने वाला था भारत का भविष्य। तो सवाल उठता है कि ये इतने बड़े बड़े राज्य आखिर बने कैसे। देखिए, कहानी शुरू होती है छोटे छोटे कबीलों से जिन्हें जन कहा जाता था। फिर एक क्रांतिकारी खोज हुई लोहे की। लोहे ने खेती के तरीके और हथियार दोनों को पूरी तरह बदल दिया। अब लोग एक जगह टिककर बसने लगे, जमीन पर कब्जा करने लगे। बस यहीं से जन बन गए जनपद। और जब यही जनपद बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए तो कहलाए महाजनपद। करीब 600 ईसा पूर्व का ये वही समय है जिसे इतिहास में द्वितीय शहरीकरण का दौर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में पहली बार फिर से बड़े बड़े शहर बस रहे थे। ये वाकई में एक नए युग की शुरुआत थी जिसकी कहानी इन महाजनपदों ने ही लिखी। तो चलिए अब मिलते हैं इस ऐतिहासिक नाटक के मुख्य किरदारों से, वो 16 महान राज्य जो सत्ता के इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जैसे पुराने ग्रंथ हमें बताते हैं कि उस समय ऐसे 16 ताकतवर राज्य थे। ये कोई छोटे मोटे इलाके नहीं थे, बल्कि आज के अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक फैले हुए थे और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वैसे तो खिलाड़ी 16 थे, पर असली मुकाबला इन 4 सुपर पावर्स के बीच था। मगध, कोसल, वत्स और अवंती। इनकी विशाल सेनाएं, उपजाऊ जमीन और बेहतरीन लोकेशन इन्हें बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाती थी। असल में यही वो 4 बड़े खिलाड़ी थे जिन्हें भारत के भविष्य का फैसला करना था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इस युग में सिर्फ राजाओं का ही बोलबाला नहीं था। उस वक्त शासन के 2 बिल्कुल अलग अलग सिस्टम चल रहे थे। एक था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। ये इस दौर की राजनीतिक सोच की गहराई को दिखाता है। तो देखिए, एक तरफ था राजतंत्र यानी राज्य, जैसा मगध में था। यहाँ सत्ता वंशानुगत थी, मतलब राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ थे गणतंत्र, जिन्हें गणसंघ कहते थे, जैसे कि वज्जी। यहाँ किसी एक आदमी का शासन नहीं था, बल्कि एक चुनी हुई सभा मिलकर फैसले लेती थी। ये बात हैरान कर देती है कि आज से लगभग 2500 साल पहले वज्जी संघ दुनिया के सबसे पहले गणतंत्रों में से एक था। इसकी राजधानी वैशाली में एक सभा होती थी जिसके सदस्य मिलकर शासन चलाते थे। हर बड़े मुद्दे पर पहले बहस होती थी, फिर वोटिंग से फैसला होता था। सोचिए उस जमाने के लिए ये कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। इन महाजनपदों का उदय और इनके बीच की लड़ाई को हवा देने के पीछे कुछ बड़े तकनीकी और आर्थिक बदलाव थे। असल में ये नवाचार का यानी इनोवेशन का एक नया दौर था। इस दौर का सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव था सिक्कों का आना। भारत में पहली बार आहत सिक्के या पंच मार्क्ड कॉइन्स इस्तेमाल होने लगे। ये चांदी या तांबे के टुकड़े होते थे जिन पर कुछ निशान ठोक कर बना दिए जाते थे। इन सिक्कों ने लेन देन का पूरा तरीका ही बदल दिया और व्यापार में जैसे क्रांति आ गई। सिक्कों की वजह से व्यापार में तेजी आई। उज्जैनी, वाराणसी और तक्षशिला जैसे शहर बड़े बड़े बिजनेस हब बन गए और इन शहरों को जोड़ने के लिए उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे बड़े ट्रेड रूट्स बने, जिसने पूरे देश में एक नया इकोनॉमिक नेटवर्क तैयार कर दिया। एक और बड़ा बदलाव आया सेना में। अब राजाओं को लड़ाई के लिए किसानों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने प्रोफेशनल परमानेंट सेनाएं रखनी शुरू कर दी, जिन्हें बाकायदा सिक्कों में तनख्वाह दी जाती थी। जाहिर है, जिस राजा के पास ऐसी सेना हो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतने सारे ताकतवर राज्यों के बीच आखिर मगध ही सबको हराकर सुपर पावर कैसे बन गया? चलिए मगध के उन सीक्रेट वेपन्स को समझते हैं जिन्होंने उससे जीत दिलाई। मगध की जीत के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, उसके पास लोहे के भंडार थे। दूसरी, उसकी जबरदस्त हाथी सेना। और तीसरी, उसकी राजधानी की प्राकृतिक सुरक्षा।
इन तीनों ने मिलकर मगध को लगभग अजेय बना दिया था। मगध का पहला गुप्त हथियार था लोहा। उसके पास लोहे की खदानें थीं, जिससे वो अपने दुश्मनों से कहीं बेहतर और ज्यादा तादाद में हथियार और औजार बना सकता था। इसका फायदा उसकी सेना को भी मिला और खेती को भी। दूसरा सीक्रेट वेपन, जंगल के हाथी। मगध वो पहला राज्य था जिसने बड़े पैमाने पर हाथियों को अपनी सेना का हिस्सा बनाया। ये हाथी उस जमाने के टैंक हुआ करते थे, जो दुश्मन की मजबूत से मजबूत दीवार और सेना की लाइन को तहस नहस कर देते थे। और मगध का तीसरा हथियार थी उसकी राजधानी राजगृह। ये शहर 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, बिल्कुल एक प्राकृतिक किले की तरह। किसी भी दुश्मन के लिए इस किले को भेद पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ये युग सिर्फ लड़ाई और राजनीति का नहीं था। इस उथल-पुथल भरे समय ने भारत की संस्कृति और विचारों पर भी एक बहुत गहरा और स्थायी असर छोड़ा। कितनी दिलचस्प बात है कि एक तरफ जहां मार काट और युद्ध चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान और शांति के नए विचार भी पनप रहे थे। इसी दौर में बौद्ध और जैन जैसे महान धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने उस समय की पारंपरिक मान्यताओं को एक नई दिशा दी। और सबसे खास बात तो ये है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। वे उसी शासक वर्ग से आते थे जो सत्ता के लिए लड़ रहा था, लेकिन उन्होंने राजपाट का मोह छोड़कर शांति और अहिंसा का रास्ता चुना। तो संक्षेप में कहें तो महाजनपदों के इसी संघर्ष ने भारत के एकीकरण की जमीन तैयार की। इस एकीकरण का हीरो बना मगध, और यही वो मजबूत नींव थी जिस पर आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य को खड़ा किया। इस पूरे ऐतिहासिक दौर को समझने के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है, अगर उस समय जीने का विकल्प मिले तो क्या चुनना बेहतर होगा? राजतंत्र वाले मगध की ताकत और सुरक्षा, या फिर गणतंत्र वाले वज्जी की आजादी और बहस करने का हक? शक्ति बनाम स्वतंत्रता की ये बहस आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी।